प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर अंग्रेजों को राज्य स्थापना की ओर अग्रसर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख प्रांत था। केंद्रीय सत्ता के निर्बल होने के परिणाम स्वरूप 1740 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सूबेदार अलीवर्दी खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित करने के बाद उसने नवाब के रूप में अपने आप को पदस्थापित किया। अलीवर्दी खां एक योग्य, साहसी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। यूरोपीय जातियों से वो घृणा करता था और इसीलिए उसने अपने सूबे में उनकी राजनीति और पारस्परिक संघर्ष को प्रवेश नहीं करने दिया। 1756 में उसकी मृत्यु के साथ ही बंगाल का दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही बंगाल में युद्ध और संघर्ष उत्पन्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित करते समय ही उसने ये नसीहत दी थी कि उसे अपने प्रांत को इन यूरोपीय जातियों से सुरक्षित रखना है और उसी के अनुरूप सिराजुद्दौला कार्य करना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति कट्टर शत्रुता थी। दूसरी तरफ अंग्रेज भी सिराजुद्दौला को हटाकर कोई नए व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुए संघर्ष के कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है आंतरिक संघर्ष। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां की बेगम घसीटी बेगम मोराउद्दौला या शौकत जंग को नवाब बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ अलीवर्दी खां का जीजा मीर जाफर नवाब बनना चाहता था। इस तरह सत्ता ग्रहण करने के बाद सिराजुद्दौला के सामने उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए दो पक्ष विद्यमान थे, अर्थात परिवार में गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। अंग्रेजों ने इन स्थितियों से प्रेरित होकर या इन स्थितियों का लाभ उठाकर सत्ता स्थापना के प्रयास तीव्र कर दिए। अगला कारण था अंग्रेजों के द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। जैसा पहले ही हम बात कर चुके हैं, नवाब के घर में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इसी समय नवाब ने अपने दीवान राजबल्लभ को उसके पद से हटा दिया। राजबल्लभ ने अपने पुत्र को, जिसका नाम कृष्ण बल्लभ था, सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के पास भेज दिया। इससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना। तीसरा प्रमुख कारण था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा किलेबंदी करना। इस समय तत्कालीन अवस्था में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में दिखाई दे रहा था। अंग्रेज अपनी सुरक्षा, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कलकत्ता में किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने व्यापारी कंपनी को किलेबंदी का अधिकार न होने का
बहाना देकर किलेबंदी बंद कर देने के निर्देश दिए, लेकिन अंग्रेजों ने इन निर्देशों की अनुपालना नहीं की और किलेबंदी करना जारी रखा। इस तरह किलेबंदी भी दोनों के मध्य तनाव का कारण बन गई। अगला तनाव या संघर्ष का कारण था व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फारूक सियाग के द्वारा एक विशेषाधिकार प्रदान किया गया था कि वो 3000 रुपये देकर कर मुक्त व्यापार बंगाल में संपादित कर सकता, लेकिन अंग्रेजों ने इस एकाधिकार का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर अंग्रेज अधिकारी स्वयं अथवा निजी व्यापार को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार कहकर संपादित करते। इतना ही नहीं, भारतीयों को भी वो ये सुविधा उपलब्ध करा देते। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला के राजस्व में दिन प्रतिदिन गिरावट होती जा रही थी। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग पर सिराजुद्दौला ने जब नियंत्रण करने का प्रयास किया तो दोनों के मध्य संघर्ष या तनाव उत्पन्न हो गया। अगला कारण था अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब के रूप में मान्यता नहीं देना। भारत में इस समय तत्कालीन अवस्था में ये परंपरा विद्यमान थी। सत्ता परिवर्तन के समय उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा सत्ताग्रस्त या सत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उपहार नजराना दिया जाता। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के नवाब बनने के समय न तो उसके दरबार में उपस्थित हुए, न ही उन्हें किसी प्रकार का उपहार या नजराना भेंट किया। इससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते, उसे नवाब के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसी समय सिराजुद्दौला को वे हटाकर नए व्यक्ति को नवाब बना देना चाहते थे। नवाब बदलने की कोशिश भी दोनों के मध्य तनाव का कारण बनी। सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेज इस तरह का नवाब चाहते थे जो उनके हाथ की कठपुतली मात्र बनकर कार्य करे, ताकि उन्हें राजनीतिक व व्यापारिक कार्य करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इस तरह नवाब बदलना या नवाब को हटाकर नए नवाब को पद स्थापित करने की ब्रिटिश सरकार की कोशिशों ने भी दोनों के मध्य तनाव उत्पन्न कर दिया। इसी समय सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की फैक्ट्री के निरीक्षण का संदेश अंग्रेजों को भेजा गया, लेकिन अंग्रेजों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। नवाब द्वारा एक व्यापारी केंद्र का निरीक्षण करने और उसकी बात को स्वीकार न करना सिराजुद्दौला को अपमानजनक लगा और उसने विवश होकर कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता पर जब उसने आक्रमण किया तो वहां पर उसने 146 व्यक्तियों को एक कोठरी में बंद कर दिया और ये घटना काल कोठरी की घटना के नाम से विख्यात हुई या जानी गई। काल कोठरी की घटना की सत्यता के बारे में अगर हम परीक्षण करें तो इसके संदर्भ में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है, किसी भी तत्कालीन इतिहासकार द्वारा इस घटना का वर्णन नहीं किया गया। दूसरा, स्वयं वाटसन जिसने मृत व्यक्तियों के साथ न्याय की बात की या इस घटना का वर्णन किया, उसके बारे में हॉलवेल कहता है कि वो सबसे बड़ा हमारा झूठा अधिकारी है। तीसरी बात अगर हम करें तो काल कोठरी की घटना गणितीय आधार पर भी सत्य प्रतीत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है 18 फीट इंटू 14 फीट .10 इंच लंबी एक कक्ष में, जिसमें केवल मात्र एक प्रवेश द्वार था, 146 व्यक्तियों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया और प्रातः जब उसे खोला गया तो उसमें मात्र 23 व्यक्ति
जीवित थे, शेष की मृत्यु हो चुकी थी। गणितीय आधार पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक छोटे से कक्ष में बंद नहीं किया जा सकता। अगर नवाब की मनोदशा की स्थिति की भी हम बात करें, अगर नवाब सबको मारना चाहता या दंडित करना चाहता तो उसके पास में और भी बड़े स्थान उपलब्ध थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है सिराजुद्दौला के विरुद्ध ये एक षड्यंत्र या ये घटना उसको नीचा दिखाने के लिए रचित की गई हो, जिसके माध्यम से अंग्रेज कूटनीति के माध्यम से उसके ऊपर अपना प्रभाव या उस पर अपना दबाव स्थापित करना चाहते हो। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों की कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। मद्रास से सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाने के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और कलकत्ता पर एक अधिकार स्थापित करने के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हो गई, जो अलीनगर की संधि कहलाई। 9 फरवरी 1757 को यह संधि संपादित की गई। इस संधि के अंतर्गत मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी सुविधाओं को नवाब ने पुनः स्वीकार कर लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री पास सुविधा अंग्रेजों को पूर्ववत दे दी गई। नवाब कंपनी और कर्मचारियों के लिए लूटी हुई वस्तुएं वापस एवं क्षतिपूर्ति रकम देने के लिए तैयार हो गया। अंग्रेज अपनी इच्छानुसार कलकत्ता में किलेबंदी कर सकते हैं, इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों को अपने सिक्के बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। इस प्रकार इस संधि से अंग्रेज अपनी प्रारंभिक स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हुए। धन्यवाद विद्यार्थी।